नमस्कार दोस्तों, मैं बी.एस. रोशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी कक्षा 9वीं में। दोस्तों, आज हम जो पाठ पढ़ने जाने वाले हैं वो है एक पत्र के रूप में हमें दिया गया है। पत्र पुराने जमाने में पत्र का इस्तेमाल हमारे पूर्वज उनके अपने रिश्तेदारों का समाचार, उनकी जानकारी लेने के लिए या कई सारी जानकारी देने के लिए किया करते थे। आजकल हम लोगों के पास ऐसे कई सारे साधन आ चुके हैं जिनका इस्तेमाल कर हम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से संपर्क बनाए रख सकते हैं। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अतीत के पत्र। इसके जो लेखक है वे है विनोबा भावे जी और गांधी जी। असल में हम दो पत्र पढ़ने के लिए जाने वाले हैं। पहला पत्र विनोबा भावे जी ने गांधी जी को लिखा था वह, और दूसरा पत्र गांधी जी ने विनोबा भावे जी को लिखा था वह। सबसे पहले हम विनोबा भावे जी द्वारा लिखा गया पत्र पढ़ने वाले हैं। विनोबा भावे जी का जन्म जो है वह 11 सितंबर 1895 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो थी वो 15 नवंबर 1982 में हुई थी। विनोबा जी का पूरा नाम विनोबा विनायक नरहरि भावे ऐसा था। वे एक गांधी विचारवादी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और स्वतंत्र सेनानी भी थे। उन्होंने अपने लेखन से भी लोगों के दिलों में एक नई जगह बना ली थी। आज इस पाठ में वे गांधी जी से दूर, आश्रम से दूर रहकर किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने अपने जीवन में या उस एक साल में क्या क्या किया, इन सारी बातों की जानकारी दी है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि पाठ में क्या कहा गया है। परम पूज्य बापूजी। तो गांधी जी को सभी लोग प्यार से बापूजी भी बुलाते थे। बापूजी इस नाम से उन्हें पुकारा जाता था। एक साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। तो विनोबा जी कहते हैं कि एक साल पहले उन्हें ठीक नहीं लग रहा था या उनका स्वास्थ्य, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे यहाँ से चले गए थे, आश्रम छोड़कर अपने घर चले गए थे। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट आऊंगा, पर एक साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो उन्होंने सोचा था कि जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब तक वे अपने गांव वाई में रहेंगे। लेकिन आश्रम से आए हुए उन्हें 2-3 मास यानी महीने से ज्यादा हो गया वाई में रहते हुए, फिर भी वे वहां पर लौटे नहीं है, आश्रम में लौटे नहीं है, उनके घर पर है। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। तो आगे वे कहते हैं कि इस चीज के लिए या आश्रम में वापस न आने के लिए मैं किसी और को दोषी नहीं मानता हूँ। इसमें दोष किसी का है तो मेरा ही है, ऐसा वे कहते हैं। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, अब तो मेरा जन्म आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो वे कहते हैं कि आश्रम की याद मुझे बहुत आती थी, इसलिए आश्रम के हालचाल पूछने के लिए मैं फड़के, जिन्हें वे मामा के नाम से भी बुलाते थे, उन्हें पत्र लिखकर आश्रम की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश वे कर लेते थे। आगे वे कहते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो आश्रम है, आश्रम के लिए ही मेरा जन्म हुआ है या ऐसे ही उनकी श्रद्धा बन गई, ऐसा उनका मानना। तो उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उनका जन्म शायद आश्रम के लिए ही हुआ है। ऐसा उन्हें लग रहा है कि वो अपना पूरा जीवन आश्रम की सेवा करते हुए या आश्रम में ही बिताने वाले हैं। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। तो वे कहते कि जब वे 10 उम्र के 10 साल के थे तभी उन्होंने ब्रह्मचर्य यानी आजन्म बिना शादी या सांसारिक चीजों से दूर रहने का निश्चय करते हुए देश सेवा का जो व्रत है उस देश सेवा के व्रत को ले लिया था। उसके बाद हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा था। तो वे कहते कि जब उनका हाई स्कूल में दाखिला हुआ तो हाई स्कूल में पढ़ने के वक्त उन्हें भगवत गीता पढ़ना या उनका अध्ययन करना बड़ा ही पसंद था, बड़ा ही अच्छा लगता था उन्हें। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, लेकिन पिताजी ने उन्हें मना कर दिया कि वे संस्कृत न पढ़ते हुए फ्रेंच उनके अध्ययन में ले, और पिता की बात कैसे टाल सकते थे। इसलिए उनका जो संस्कृत पढ़ने का जो एक मन था वो मन उन्हें मारना पड़ा। तो भी गीता पर मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। लेकिन
फिर भी उनका जो मन था या फिर भी उन्होंने जो संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत पढ़ने से उन्होंने पीछे नहीं हटे। तो जब वे घर पे अकेले रहते थे तो घर पर रहने के बाद वे संस्कृत का अभ्यास जो थे वो खुद ब खुद पढ़ने करने लगे। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ था, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा था। तो वे कहते कि मैंने आपसे आज्ञा ली थी कि मैं भी आश्रम में शामिल होना चाहता हूँ या प्रवेश लेना चाहता हूँ, और आपने मुझे आज्ञा भी दी थी। लेकिन उसी वक्त वेदांत पढ़ने का मोह उनसे टाला नहीं गया। वेद पढ़ने का मौका उनके हाथ लगा था। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। वाई जहाँ पर विनोबा भावे जी का जन्म हुआ था, यहाँ पर रहते थे, वहां पर नारायण शास्त्री नाम के एक विद्वान रहते थे। वे जन्म से ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। तो वे वहां पर वाई में रहकर बच्चों को वेद और दूसरे शास्त्र पढ़ाने का काम किया करते थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में ही ज्यादा समय रह गया। तो वहां पर उपनिषद जब वे पढ़ने लगे तो उपनिषद पढ़ते पढ़ते उन्हें बहुत ही टाइम लगने लगा, इसलिए वाई में भी ज्यादा दिन तक वहां पर रह गए। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। तो आगे कहते कि जब मैंने जितना समय मैंने आश्रम के बाहर बिताया है, उस बिताए हुए समय में या वक्त में मैंने क्या क्या किया, इन सारी बातों की जानकारी दे रहे हैं। जिस लोभ के खातिर मैंने इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वो लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। तो जिन चीजों के लोभ के लिए लालच में गिरकर वे आश्रम से दूर रहे थे, वो चीजें या वो बातें कौन कौन सी थी वे उन्होंने यहाँ पर बताई है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया, बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। तो स्वास्थ्य यानी सेहत के लिए उन्हें सबसे पहले सुबह सुबह उठकर घूमना शुरू किया। इसके लिए वे 8-10 मील घूमते थे और साथ ही साथ 8 सेर अनाज हुए पीसने का काम करते थे। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। तो आज वे 300 नमस्कार और उसके साथ साथ सुबह घूमना या टहलना उनके व्यायाम का विषय बन चुका है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो इतनी मेहनत करने के बाद या व्यायाम करने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक ही रह गया। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में छोड़ दिया। तो आहार के उनके डाइट के विषय में बोलते हैं कि उन्होंने 6 महीने तक नमक का सेवन किया, लेकिन बाद में उन्होंने नमक खाना बंद कर दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। तो उन्हें पता लग गया था कि मसालेदार चीजें खाने से उनकी सेहत को बुरा असर हो सकता है, इसीलिए उन्होंने मसाले न खाने का व्रत भी उन्होंने यहाँ पर ले लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध के बिना बराबर नहीं रहा जा सकता है, फिर भी उसे छोड़ सकता हूँ तो छोड़ने की मेरी इच्छा है। तो उन्होंने दूध का सेवन भी अपनी डाइट में कर लिया। दूध कितना आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए, जिससे हमें कैल्शियम और जो प्रोटीन होता है वो मिलता है। तो उन्होंने दूध का सेवन भी आगे विनोबा भावे जी हम लोगों को आश्रम से बाहर रहकर उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उन कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो पहला कार्य था उनका गीता का वर्ग चलाना। तो उन्होंने वाई में रहकर गीता का वर्ग भी चलाया था और इस वर्ग में उनसे गीता 6 विद्यार्थियों ने अर्थ सहित सीखी। गीता का मूल जो भाषा है गीता की वह संस्कृत है, इसलिए विद्यार्थियों को या छात्रों को वो अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए वहां पर विनोबा भावे जी ने गीता का अर्थ सहित स्पष्टीकरण उन्हें कर दिखाया, वो भी बिना किसी मेहनताना लिए हुए। इसमें उनके पास 6 विद्यार्थी थे। दूसरा ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। ज्ञानेश्वरी गीता का मराठी अनुवाद है। अब इसे पढ़ने के लिए भी उनके पास जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों की संख्या 4 थी। उपनिषद 9, इसमें 2 विद्यार्थी उनसे उपनिषद पढ़ने के लिए आ रहे थे। चौथा कार्य हिंदी प्रचार का था। वे खुद अच्छी तरीके से हिंदी बोल नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने फिर भी अपने छात्रों को हिंदी आनी चाहिए, इसलिए उनके द्वारा समाचार पत्रों को पढ़वाए ताकि वे अच्छी तरीके से हिंदी बोल सके।
आगे पांचवा कार्य था अंग्रेजी विद्यार्थियों को सिखाने के लिए। तो उनके पास 2 विद्यार्थी अंग्रेजी सीखने के लिए भी आए थे और अंग्रेजी का ज्ञान उन्होंने विनोबा भावे जी से प्राप्त किया था। छठा कार्य कुछ इस प्रकार से था। यात्रा लगभग 400 मील पैदल राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि ऐतिहासिक प्रसिद्ध किले देखे। तो उन्होंने अपनी यात्रा करते समय कई सारे ऐतिहासिक किलों की यात्रा की, जिसमें राजगढ़, सिंहगढ़ और तोरणगढ़ भी था। 7वां कार्य जो था वो इस प्रकार था। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पैदल मुंबई जाऊंगा और वहां से रेलगाड़ी से आश्रम तक पहुंचूंगा। तो उन्होंने जब तक वे प्रवास करते रहे, यात्रा करते रहे, तो बीच बीच में जहां पर वे वहां पर वे रात बिताने के लिए रुके, वहां पर उन्होंने गीता के प्रवचन भी किए। ऐसे उन्होंने लगभग 50 प्रवचन किए थे। आश्रम आने के लिए वे वाई से मुंबई तक पैदल आने वाले हैं और वहां से मुंबई से आश्रम तक वे रेलगाड़ी का इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरे साथ 25 वर्ष का विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंच जाऊंगा। तो वे अकेले यात्रा नहीं कर रहे, उनके साथ एक 25 साल का विद्यार्थी भी है जो उनसे गीता सीखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि चैत्र महीने की 1 तारीख तक वे आश्रम में पहुंच जाएंगे। 8वां जो कार्य था, वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की संस्था की स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला। उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का वर्ग शुरू किया। तो उनके गांव में उन्होंने विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था स्थापन की। गांव में वाचनालय लाइब्रेरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने छात्रों की सहायता से या उन लोग गांव वालों की सहायता से एक चक्की पीसने का कार्यक्रम आयोजित किया। उसके सहायता से उन्होंने गांव में वाचनालय खोलने की कोशिश की और उसमें दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम कम दाम में कर देते, पैसे वाचनालय को जाते थे। तो जो बिजली पर चलने वाली चक्की पर जो लोग आटा पिसवाने के लिए जाते थे, उनसे कम पैसे में लेकर वे लोग खुद हाथ जो चक्की थी, जो पत्थर की चक्की थी, उस पर आटा पीस देते थे और उनसे जो पैसा मिलता था उसका इस्तेमाल वे लोग वाचनालय के लिए किया करते थे। इस कार्यक्रम में पैसे वालों के बच्चे भी शामिल हुए थे। यह वर्ग जो था कुछ 2 महीने तक चला था और इससे मिले हुए पैसों से उन लोगों ने कम से कम 400 पुस्तकें इकट्ठा कर ली थी। अगला जो कार्य था वो इस प्रकार था। सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफी प्रयत्न किया। तो सत्याग्रह आश्रम के जो तत्व थे, उन तत्वों को लोगों तक पहुंचाने का या लोगों को उनसे परिचित कराने का कार्य भी उन्होंने किया था।